आज हम षष्ठी कक्षा में क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे। यानी जो कठोर सतह है, जो पत्थरों पर है, वहाँ पर लेख क्यों लिखे जाते थे और ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती। यानी ऐसे उसके सतह पर क्यों लिखे जाते थे कठोर पर, और उनके सामने क्या क्या समस्या आती थी, क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी, इनके बारे में जानते हैं। इन वस्तु का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। यानी जो पुरानी जो चीज़ें हैं उनके जो अध्ययन करने वाले लोग हैं इन वस्तुओं के, ऐसे लोगों को पुरातत्वविद कहा जाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। जो पुरातत्वविद हैं वो जो ईंट से बनी हुई इमारतें, भवनें और जो पुराने भवनों जो टूटे हुए कुछ शेष बचे हुए भाग होते हैं उनको अवशेष बोलते हैं, उनको उन पर कोई चित्र बना है उनको, और मूर्तियाँ, इन सब का वो अध्ययन करते हैं। वे औजार जैसे कोई कृषि में काम में लेने वाले हैं, हथियार जो युद्ध लड़ने के रूप में काम में लेते थे, बर्तनों, आभूषणों जिन्हें गहने बोलते हैं, तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। यानी ये जो पुरातत्वविद हैं वो औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, इन जो प्राप्त हुए हैं उनकी छानबीन करते हैं, पड़ताल करते हैं कि ये किस समय का है, कब का है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। इनमें से कुछ ऐसी वस्तुएं भी है जो पत्थर से बनी हुई है, या पक्की जो मिट्टी है, मिट्टी को जो पका लिया जाता है कच्ची मिट्टी से आग के द्वारा, तो पक्की हुई मिट्टी या कुछ धातु है जैसे को तांबा, लोहा, इनकी बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। अब हमारा जो प्रश्न आया था, जो ऊपर जो बिंदु था, उसका उत्तर है। यानी उसमें आया था क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख क्यों लिखे। वो इसलिए लिखे जाते थे कि ऐसे जो पत्थर पर, पकी हुई मिट्टी पर, धातु पर बने होते हैं, तो ऐसे तत्व कठोर होते हैं, वो जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, इसलिए कठोर सतह पर लेख लिखवाए जाते थे। ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, और इसमें फिर ये जो है इससे जानकारी भी मिलती है हमें कि जो अतीत है उसमें लोग हैं क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते। अब इसमें आया था हमारे सामने कठिनाई है क्या है, जैसे वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे, उनके जो अवशेष है क्योंकि वो आग में नष्ट हो जाते हैं या सड़ जाते हैं, तो वो नहीं, ये कठिनाई है, तो उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे भी जले हुए ही बचे रहते थे। यानी कुछ जल जाते हैं तो नष्ट हो जाते हैं, कुछ जलने के बाद में भी शेष बच जाते हैं जो हमारे अवशेष के रूप के अंदर मिलता है। अतीत एक या अनेक, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है, या अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। यानी अतीत शब्द है वो एक है या अनेक, यानी अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, यानी एक नहीं अनेक है। ऐसा तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया जाता है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। यानी अतीत शब्द है वो ऐसे तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया जाता है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत का प्रयोग भी अलग अलग मायने में अलग अलग अर्थ निकलता है। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों यानी किसानों का जीवन राजाओं तथा रानियों से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न है। यानी उसके अलग अलग अर्थ निकल, जैसे राजा महाराजा है उनकी तुलना में जो किसान और पशुपालक है उनका जो जीवन है वो अलग प्रकार का है, वो जीवन में भिन्नता है। ऐसे ही व्यापारी और शिल्पकार उनके जीवन में भी अनेक भिन्नताएँ हैं। जैसा कि हम आज देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उसमें भी, इसलिए हम अतीत को एक शब्द में नहीं बांट सकते हैं कि उसमें भी अपने देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग
उन लोगों का व्यवहार और रीति रिवाज है वो हमें दिखाई देता है। उदाहरण के लिए आज का हम उदाहरण लेते हैं तो अंडमान द्वीप समूह के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर या शिकार करके या फल फूल का संग्रहण यानी उसको फल फूल को इकट्ठा करके भोजन करते हैं। लेकिन शहरों में रहने वाले जो लोग हैं आज भी अन्य व्यक्तियों की खाद्य आपूर्ति पर निर्भर है। तो ये हम यहाँ अंडमान द्वीप समूह का उदाहरण लिया और एक शहरी क्षेत्र का लिया तो उसका जो जीवन भिन्न है। इसी प्रकार हम अतीत को एक शब्द में ही नहीं बांटते हैं, इसको बहुवचन के रूप के अंदर बांटते हैं। अब यहाँ जैसे हम पुराना यदि हम इतिहास देखते हैं, जैसे वो शिल्पकार है, कृषक है, पशुपालक है, उनके इतिहास के बारे में हमें नहीं मिलता है, अधिक जानकारी नहीं मिलती है। जैसे राजा महाराजा है और रानियाँ हैं, उनका जीवन, उनके द्वारा जो किया गया संघर्ष, उनके द्वारा की गई लड़ाइयाँ या अन्य घटनाएं, उनके जैसे विवाह कर वो इन सब का चीज़ हमें अतीत में देखने के लिए मिलता है, नहीं मिलता है। एक हम तिथि का कालक्रम कैसे करते हैं, यानी हमने 2000 को केंद्र बिंदु माना है। इसको मान के जैसे ईसा मसीह है उसके जन्म स्थान से ही, यानी ईसाई धर्म का जो प्रवक्ता है ईसा मसीह, उसके जन्म से ही तिथि ये प्रारंभ होती है ईस्वी सन। इससे पहले की जो घटना है उसको हम ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले की घटना, जो कि हम सन लिखते हैं तो उसमें जैसे 239 पहले की घटना है तो हम उसमें ऐसे लिखेंगे ईसा पूर्व, यानी इससे जैसे 239 की है तो यहाँ हम लिखेंगे ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। ऐसा हम केंद्र बिंदु मान के तिथियों का इतिहास में ऐसे आकलन करते हैं।